इससे 90% लोग जो डालते हैं ना अमाउंट, जी उसका विड्रॉल ले ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल मैंने सर, देखा है, जैसे $5,000 अकाउंट इसीलिए तो मार्केट मेकर्स ज्यादा है ना ज्यादा सर, है, वही कह रहा हूँ। और 90% छोटे अकाउंट के अंदर आप नहीं ले पाते हो। क्योंकि वो शुरुआत में थोड़ा बहुत ले लेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन लास्ट वक्त में वो अकाउंट बिल्कुल उनको कमा के ही देगा। आपने जो कमा भी लिया ना सर, जनरली क्या होता है, हमारे एक मित्र थे सर, ये क्या है अभी भी, पर इस फॉरेक्स मार्केट से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। $2,000 का उनका अकाउंट था, फलौदी के हैं वो, और वो क्या बोलते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपना अकाउंट जो है $2,000 से $8,000 का कर दिया मात्र 2 महीने के अंदर, ठीक है। मैं इसको ट्रेडिंग नहीं कहूंगा, मेरी नजर में वो ट्रेडर नहीं है, ठीक है। जिसने 2,000 का अकाउंट 8,000 का कर दिया, वो प्योर सट्टा खेल रहा है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट अगर आप कहीं पे भी कमाओगे इतने कम टाइम के अंदर, तो वो सट्टा ही कहलाएगा। देखो, इसके अंदर ट्रेडिंग अलग चीज होती है और गैम्बलिंग अलग चीज होती है। अब आपको ये डिसाइड करना है, जैसे अभी आप एजुकेशन ले रहे हो, उन्होंने कभी भी कोई एजुकेशन नहीं ली, ठीक है। उन्होंने कभी भी एजुकेशन नहीं, उन्होंने थोड़ा सा मार्केट से पढ़ा होगा, थोड़ा सा यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया और उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। जब तक मार्केट उनके फेवर में था तब तक तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया। एक दिन उन्होंने गोल्ड के अंदर कुछ ट्रेड्स लगाई, और उस समय दिवाली का कोई सीजन था, तो उनके दिवाली पर तो आपको पता है कि सोना चांदी वगैरह में थोड़ी सी ज्यादा ग्राहकी वगैरह रहती है, कस्टमर्स रहते हैं, तो वो क्या ट्रेड लगा करके भूल गए। 2-2.5 घंटे बाद में उन्होंने जब अकाउंट देखा तो वो अकाउंट जीरो हो चुका था। न्यूज थी कोई मार्केट की न्यूज थी, जिसके अंदर वो मार्केट पूरा रिवर्स चला गया, उनके फेवर में नहीं गया, और उन्होंने कोई एसएल वेसल नहीं लगा रखा था। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, और वो अकाउंट जो है जीरो हो चुका है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जितना पैसा कमाओ, ठीक है, सबसे पहले आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि मैं अपनी जो लागत है उसको निकालूं। $2,000 का उन्होंने $8,000 कर दिया। उनकी ये जिद थी कि मुझे इस अकाउंट को $10,000 का करना है, और उन्होंने ₹1 भी विड्रॉ नहीं किया। 2-4 तो आप जो भी कमाए। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है सर, जो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई। जब क्या होता है, मान लो मेरे अकाउंट है $5,000, $5,000 का मेरा अकाउंट है। अब क्या होता है, मान लो ये अकाउंट जो है वो $5,500 का हो गया, मैंने $500 का प्रॉफिट कर लिया। अब क्या हुआ, मुझे हुई गुदगुदी, ठीक है यार, $500 तो कमाए हुए ही हैं, इतना तो रिस्क पे डाल ही सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने कमाए हुए हैं, इक्विटी में तो मेरे को नुकसान करना नहीं है, तो मैं क्या अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा या कुछ रिस्क लेने की कोशिश करूंगा। वो रिस्क मत लो। आज जैसे आप $500 कमाओ, $500 आप विड्रॉ कर लो, अपनी जेब में डाल दो, जब 5,000 की इक्विटी वापस हो जाएगी तो आप रिस्क लोगे ही। तो सर हम यही कर रहे हैं अभी, जो अभी यही करना चाहिए सर, $100 प्रॉफिट है, $100 हम विड्रॉ ले लेते हैं। सबसे बेस्ट है सर, हम विड्रॉ वही कर रहे हैं, $100 प्रॉफिट होगा, $100 विड्रॉ सबसे बेस्ट है। अकाउंट जो इक्विटी है ना, जो डाला वो सेव रखे, उसके ऊपर वाला हम ले रहे हैं। तो यही होता है, जब इक्विटी के अंदर आप प्रॉफिट कमा लेते हो ना, उस प्रॉफिट को अपने कुछ सर लगभग है ना, हमने $1,500 का विड्रॉल लिया है। बहुत बढ़िया, और लगभग है ना, हर रोज विड्रॉल होता था। बहुत बढ़िया, पर डे विड्रॉल $80, $100, $150 पर डे विड्रॉल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अकाउंट आज डेट वो अकाउंट इक्विटी सेम स्थिति 3,000 है, आज इक्विटी बढ़ी है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात कल का मार्केट सर गया ना, हमें कोई लॉसेस नहीं हुआ। बिल्कुल, कल का मार्केट वैसे गया था, लेकिन काफी लोगों के थे, लेकिन अपने लोड साइज भी छोटी देखी सर। हमारी मैनेजरशिप के अंदर हमने भी एक ब्रोकर का एक छोटा सा पार्ट हमने भी ले रखा है, ठीक है, अर्निंग पिप्स के नाम से। और हमारे अकाउंट्स के अंदर कल सर $60,000 का लॉस हुआ है, $60,000 का, जिसमें जो है 3 अकाउंट थे, जो अकाउंट $50,000 के नुकसान हुए, करीब 48,000 से $50,000। सिर्फ कल एक न्यूज आई थी, ठीक है, वो न्यूज क्या आई थी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उस न्यूज के अगेंस्ट के अंदर वो बैठे हुए थे, पहले से ट्रेड्स लगी हुई थी उनकी, ठीक है, और प्योर गैम्बलिंग करते हैं, अंट शंट खेलते हैं, कुछ पता नहीं है, सीखना चाहते नहीं है, और उनका अकाउंट बहुत बड़े लॉस में है। मतलब उनकी इक्विटी जो है वो आधी हो चुकी है अभी तक। हालांकि उन्होंने लॉस बुक नहीं किया है, पर उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो वो क्या है, जब भी कम होगा तो वो और डाल देंगे, तो खड़े हो जाएंगे, वो कह रहा हूं, और डाल देंगे। और वो क्या है, उनको वो क्या है, कुछ लोग जो है ना वो वेट करेंगे कि वापस से मार्केट उनकी तरफ आ जाए, तब वो प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे।
अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है तब तो बहुत बढ़िया, तब तो आप इस मार्केट के अंदर कभी लॉस करोगे ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो लॉस चल भी रहा है तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है उस चीज को लेकर, और अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, आप और पैसा उसके अंदर घुसा सकते हो, तो आप कैसे भी खेलो अंडरस्टैंड, आपको लॉस होगा ही नहीं। जब वो मार्केट आपकी तरफ आएगा तब प्रॉफिट लेकर के निकल जाओ। पर मेरा एक ही सवाल रहता है इन लोगों से, ये सारी चीज समझ में आ गई? यस सर। मेरा उन लोगों से एक ही सवाल रहता है, तो सर ब्रोकर के पास में बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, तो वो कैसे भी गैम्बलिंग करता है। ब्रोकर गैम्बलिंग नहीं करता था सर वो तो सही है, लेकिन अगर ट्रेड उल्टी सुल्टी लग भी जाती है तो उतना लॉस नहीं होता उनको। नहीं, हाँ, ब्रोकर loss ब्रोकर होता है। ट्रेडिंग करते ही नहीं सर। जो भी अच्छा ब्रोकर होगा वो ट्रेडिंग कभी भी नहीं ट्रेडिंग करते नहीं करेगा। है। आप ट्रेडर हो, आप करोगे, आपको खाता खुलवाना है ब्रोकर के साथ में। लॉस प्रॉफिट आपसे ही होगा, ब्रोकर और नहीं करता। आपने $10,000 उनको दिए हैं, वो लिक्विडिटी उनके पास में पड़ी हुई है, ठीक है। ब्रोकर कुछ नहीं करेगा उस लिक्विडिटी का, वो तो सीधा एलपी को जमा करवा देगा, वो ब्रोकर के पास भी नहीं पड़ी है, वो एलपी के पास में है। अब आपने उसके ऊपर नफा किया तो एलपी जिम्मेदार है उसको देने के लिए। पर अगर आपका अकाउंट एमएम पर हुआ, मतलब मार्केट मेकर में हुआ, तो फिर आपका जो ब्रोकर है उसको देना पड़ेगा। पर आप कोई भी ऐसा टूल नहीं है कि आप ये पता कर सकते हो कि सर एमएम पे होता है ना, अगर अपना अकाउंट तो उसमें मतलब वो स्पीड भी बढ़ता है और मार्केट भी ऊपर नीचे करता है कभी कभी। नहीं सर, ब्रोकर के हाथ में ये चीज नहीं होती, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होती। मार्केट मार्केट ऊपर नीचे सिर्फ एलपी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता सर। ब्रोकर के हाथ में ऐसी कोई सर, फैसिलिटी मार्केट जैसे पूरे वर्ल्ड में एक सामान चलता है, तो एलपी मार्केट को ऊपर नीचे कैसे करेगा? वो सर क्या करता है, जो आपने जो चार्ट्स खोल रखे हैं ना, उन चार्ट्स के अंदर वो गड़बड़ी कर देता है। इंडिविजुअलिटी होती है उनके पास। उनके पास में ऐसे एल्गोरिदम सेट होते हैं कि वो अगर आपको हिलाना चाहे तो वो हिला सकता है। काफी सारे ब्रोकर से जो ऐसा करते हैं, पर हमारे पास में जो एलपी है उसने अभी तक ऐसा कभी भी नहीं किया। और मान लो कभी कोई गलती से होगी, अभी जैसे हमने क्या किया सर कि हमारे पास में 2 एलपी है, ठीक है। एक एलपी की स्प्रेड थोड़ी सी ज्यादा थी, ठीक है, जो खर्चा जो था वो ज्यादा था, तो हमने एक और दूसरे एलपी से टाई अप किया। तो जब हम लोग ट्रेड मतलब जो फिगर्स थी वो मैच कर रहे थे, तो उसने क्या किया, गोल्ड की जो रेट थी उसकी जगह पर उसने क्या सिल्वर की रेट डाल दी, ठीक है। तो वो जो गोल्ड की जो डंडी थी ना वो इतनी नीचे चली गई, ठीक है, इतनी नीचे चली गई जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो फिर पहले तो हमको भी समझ में नहीं आया, हमारे लिए भी नया था कि ये हुआ क्या। फिर देखा तो सिल्वर और गोल्ड की दोनों की सेम रेट थी, और मॉर्निंग में सॉल्यूशन भी मिल गया। हाँ, फिर उसका सॉल्यूशन भी कर दिया। और किसी का अकाउंट अगर उड़ा भी, जैसे मान लो कोई बाय में बैठा हुआ था, ठीक है, ज्यादातर लोग उसमें बाय में थे, अगर सेल में होते तो लोगों की बल्ले बल्ले हो जाती पर हालांकि उनको विड्रॉल मिलता नहीं, क्योंकि जब भी ये काम होता है तो आपके अकाउंट को क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद में कोई चेंजेस करते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेड्स लगी हुई हैं, ठीक है। और वो उस समय होता है सैटरडे संडे को, जब मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। अगर ट्रेड्स लगी हुई और चलते हो मार्केट के अंदर अगर करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी, ठीक है। पर कुछ अकाउंट्स जो है वो कनेक्टेड ही रह गए, जिसमें मेरे एक बड़े भैया का अकाउंट था, उसमें $19,000 का लॉस हुआ, पूरा अकाउंट साफ हो गया उनका। फिर वापस से उनका मॉर्निंग के अंदर सॉल्यूशन करके और जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करके और उनको वापस से नया अकाउंट बना करके दिया, जो इक्विटी उनके अकाउंट के अंदर थी वो पूरा का पूरा उसमें डाल दिया। क्योंकि गलती जो है वो ब्रोकर की तरफ से नहीं हुई थी, ये एलपी की तरफ से हुई थी। तो अगर आप जेन्युइनिटी के साथ में अगर काम करना चाहते हो मार्केट के अंदर, अगर आप टिके हुए हो, ठीक है, तो एलपी जो है वो आपकी सुनेगा, कोई इशू नहीं है उस चीज का। पर आपको जाना ब्रोकर के थ्रू ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट एलपी के जाकर के नहीं कर सकते। क्योंकि देखो उसने 200 ब्रोकर को काम दे रखा है और 200 ब्रोकर के पास में 20,000 लोगों के अकाउंट है, तो एलपी 20,000 लोगों की बात कब तक सुनेगा। तो ये डिस्क्लोजर भी रहता है कि ब्रोकर जो है वो कभी भी अपना एलपी का पता या नाम किसी ट्रेडर को नहीं बता सकता। ठीक है, अपने यहाँ पर चलता रहता है, अपने बता देते हैं, ठीक है, पर कोशिश ये कीजिए कि नहीं पता चले, क्योंकि फिर क्या है, कुछ लोग ऐसे सक्षम होते हैं वो क्या जाकर के डायरेक्ट सेटिंग कर लेते हैं, आदमी को बिगाड़ देते हैं। तो ब्रोकर का भी धंधा खराब होता है और ट्रेडर का भी माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब आते हैं सर, ये मार्केट शेयर जो बैंक्स की मैं बात कर रहा था, जिसमें सबसे टॉप पर है वो है डच बैंक, जिसका 20% शेयर है इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर। मतलब 20% रूल करता है ये, जो $6.6 ट्रिलियन का जो मूवमेंट होता है डेली, ठीक है। इंडिया की जो करेंसी है वो 3 से 4
ट्रिलियन डॉलर है पूरे साल की, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर 6.6 ट्रिलियन डॉलर का एक दिन के अंदर। तो डच बैंक जो है वो रूल करता है, उसके साथ साथ में यूबीएस बैंक है वो रूल करता है, और एक सिटी ग्रुप का बैंक है जो रूल करता है। सिटी ग्रुप का बैंक है, यहाँ पर भी सिटी बैंक का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी बैंक है, ठीक है। तो 45% जो है टर्नओवर डेली बेसिस के ऊपर ये तीन बैंक मिलकर के करती है। उसके बाद में आती है बार्कलेज कैपिटल। बार्कलेज कैपिटल पहले जोधपुर में भी हुआ करती थी, पर अभी वो नहीं है, ठीक है। और आरबीएस, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, एचएसबीसी का नाम सुना होगा, ठीक है। ये नॉर्मल जो दूसरे काम है बैंकों के वो भी ये करती है, साथ साथ में इसके अंदर भी बहुत बड़ा काम है। बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस का नाम आपने सुना होगा, जेपी मॉर्गन चेस बहुत बड़ी बैंक है, और मेरिल लिंच। इन सबके 7%, 7%, 5%, 5% और 4% मार्केट शेयर। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी बड़ी बैंकों का पैसा इस मार्केट के अंदर घूम रहा है, इस वजह से ये मार्केट जो है वो इतना बड़ा है। ईसीएन का मैंने आपको बता ही दिया, ईसीएन का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क इसको बोला जाता है, ठीक है, जो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है और आपको जोड़ता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर से ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। अब फॉरेक्स आपको ऑफर क्या कर रहा है, देखो शेयर बाजार के अंदर कोई भी शेयर आपने जीरो होते हुए देखा है? सर आप 5 सालों से शेयर बाजार में काम कर रहे हैं, कितनी कंपनी आई और कितनी कंपनियां चली गई, ठीक है। 100 रुपए का शेयर भी जीरो हो जाता है, उसके अंदर होता है कि नहीं होता सर? कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, ठीक है, लोअर सर्किट टूट जाते हैं। जेट एयरवेज वगैरह हुआ ना, बिल्कुल सर, बहुत सारी कंपनियां हुई, सारा हुई, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हुई, ठीक है, जिनके शेयर जो है वो रातों रात ही गिर गए और खत्म ही हो गए, और लोगों के पास में वो कॉपीज जो है वो पड़ी रहेगी, जो बॉन्ड्स थे वो पड़े ही रह गए। अब वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कब वापस से वो कम बैक करेगी, कुछ होगा, कुछ होगा नहीं होगा, वो पता नहीं। पर फॉरेक्स के अंदर एक चीज ये अच्छी है कि हम लोग यहाँ पर करेंसीज में डील कर रहे हैं, और वो भी जो टॉप 8 करेंसीज है उसके अंदर, वो करेंसीज कभी भी जीरो नहीं होगी, वो हमेशा एक रेंज के अंदर घूमती है। मान लो यूएस डॉलर जो है वो अभी $102 के आसपास चल रहा है, ठीक है। यूएस इंडेक्स, यूएसडी इंडेक्स है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाता है, ठीक है, और वो एक रेंज के अंदर घूमेगा, या तो वो 103 पर चला जाएगा या वो 101 पर आ जाएगा, ठीक है। इन रेंज के अंदर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घूमता है, ठीक है। ये रेंज कब टूटती है? जब मार्केट के अंदर कोई ऐसी न्यूज आती है, ठीक है, कि इस करेंसी का या तो वो करेंसी को फेवर कर रही है तो करेंसी और स्ट्रांग होगी और ऊपर जाएगी, या वो करेंसी के अगेंस्ट के अंदर न्यूज आई है, ठीक है, तो करेंसी आपकी नीचे गिरी। तो रेंज ये तब तोड़ती है जब, पर रेंज तोड़ करके कहां पर जाएगी? 100 आ जाएगी, 99 आ जाएगी, या ऊपर गई तो 104 हो जाएगी, 105 हो जाएगी। 98 से या 97 से नीचे आया नहीं होगी, काफी कम आता है। नहीं, पहले तो आया हुआ है, अभी पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो नहीं आता, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो 0.25% इंटरेस्ट 0.25% इंटरेस्ट देता था सर पिछले साल के स्टार्टिंग में, ठीक है, जो अभी इंटरेस्ट बढ़ करके 4.5% कर दिया उसने, और मेरे हिसाब से अभी 4.5% नहीं, और ये अभी एक 4.75 है सर। 4.75 हो गया अभी, जस्ट 5-6 दिन पहले न्यूज आई है, 12 तारीख की रात को, बिल्कुल सर। नहीं 12 तारीख की रात को नहीं, सॉरी वेडनेसडे को रात को 12:30 बजे न्यूज थी, जिसके अंदर 0.25 बीपीएस बढ़ाया था, और वो 4.75% देने लगती, तो करेंसी जो है वो बढ़नी है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि मान लो अभी इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट एफडी की, मान लो जो एफडी आप बैंकों के अंदर जमा करवाते हो वो पहले 5% मिल रही थी पूरे साल की, ठीक है। अब जैसे जैसे इन्होंने ये बढ़ाया तो इंडिया की गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया, ठीक है, बैंकों ने भी बढ़ाया, अब वो 6% से 6.5%, 7% सबका अलग अलग है, ठीक है। प्राइवेट बैंक कुछ ज्यादा देती है, गवर्नमेंट बैंक कुछ कम देती है, पर उनको भी साथ साथ में बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो मार्केट से जो पैसा है वो लोग क्या है ना डॉलर के अंदर डालेंगे, क्योंकि इसके इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, वो इंडस्ट्री में नहीं घुसाएंगे, वो किसी और चीज में फोकस नहीं करेंगे, वो गोल्ड में नहीं डालेंगे, क्योंकि जब ये बढ़ रहा था ना तो गोल्ड डाउन आ रहा था,
जी जी सही। और ये रफ्तार से बढ़ रहा था, मतलब 1.0 भी बढ़ा है, 0.75 भी बढ़ा है, 0.50 भी बढ़ा है। अब दिसंबर के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर फेड के चेयरमैन ने पॉयल ने कहा था कि हम लोग अब बढ़ाएंगे पर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 0.25 बढ़ाया इस बार, और अगली बार जो है वो भी 0.25 बढ़ाने की बात हुई है। हर 2 महीने के अंदर ये इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन लेते हैं। इस इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा खेल है, इससे आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह काफी कुछ चीजें जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ये अभी आगे का टॉपिक हो गया। ये समझ में आ गया सर कि करेंसी जो है कभी भी जीरो नहीं होती है, एक रेंज के अंदर घूमती है। इस वजह से कभी भी आपको ऐसा नुकसान नहीं होगा कि यार करेंसी पूरी खत्म। हाँ, पर जैसे 9/11 पर जैसे हादसा हुआ, ठीक है, या कोरोना की वजह से जो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट आई, तो वहां पर करेंसी जो है वो डाउनफॉल में थी। जब भी ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है, तब हमेशा करेंसीज डाउन होगी, और जो आपकी कमोडिटीज है जैसे क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है, फिर अपने नेचुरल गैस है, ये सब की रेट्स बढ़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप वहां पर गोल्ड के सेल में बैठे हुए हैं तो हाथवाथ सेल की ट्रेड काटिए और हाथवाथ बाय की ट्रेड लगा दीजिए, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। समझ में आया? क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो जो लोग क्या होते हैं वो करेंसी से पैसा निकालते हैं, उन बैंकों से पैसा निकालते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, ठीक है। कल को मालूम नहीं बैंक का दिवालिया निकल जाए, कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट नहीं दे पाए, तो वो क्या करते हैं फिर ऐसी फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि यार सोने की रेट तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी जाकर के सोना बेचोगे तो वो तो खरीद ही लेगा ना भाई। आज आप यहाँ से सोना लेकर के जाओ और अमेरिका जाओ, तो अमेरिका के अंदर सोना क्या बिकेगा नहीं, क्या बिक जाएगा ना। तो वो फिर क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर डालने लग जाता है, मतलब कमोडिटीज के अंदर। अभी जैसे अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम हुई थी जब तालिबानियों ने उसके ऊपर हमला बोला था, और पूरी जो कंट्री है वो कैप्चर कर ली, गवर्नमेंट सब वहां से सब खत्म हो गई। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग जो है जो अफगानिस्तान छोड़ करके गए, बहुत दयनीय हालत थी। आप लोगों ने टीवी पर देखा ही होगा कि प्लेन के ऊपर लोग चढ़ गए, जैसे अपने यहाँ पर ट्रेनों पर चढ़ते हैं वैसे, और वहां से गिर करके लोग मरे, इतनी हालत खराब कर दी थी। और वहां पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था। तो क्रिप्टो करेंसी की ताकत थी कि वो कहीं पे पाकिस्तान आ गए, कोई इंडिया आ गया, कुछ भी हुआ मतलब, ठीक है, जो अपने अपने देश थे वहां पर चले गए, तो क्रिप्टो करेंसी बेच करके उन्होंने अपना वापस से रिकवरी की पैसों की, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की रेट तो डाउन नहीं हुई। तो वहां पर क्या है, क्रिप्टो करेंसी काम आती है। और क्रिप्टो करेंसी को ले जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड तो आप लेकर के दौड़ोगे कैसे, पर मोबाइल तो आपकी जेब में रह सकता है, और मोबाइल नहीं है और अगर आपके पास में सिर्फ पासवर्ड लिखा हुआ है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो दूसरे कंट्री में जाकर के नए मोबाइल के अंदर। पर अगर आपके पास में पासवर्ड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो अब ये प्रोसेस कैसे चलता है सर मार्केट के अंदर? सर आपने जैसे शेयर बाजार में काम किया है, आपको एक्सपीरियंस है सर, आपको भी एक्सपीरियंस है। बहुत सारे सौदे जो होते हैं ना सर अटक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो खरीदने की जो रेट होती है और जो बेचने की रेट होती है उसके अंदर बहुत डिफरेंस होता है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा कि एक मान लीजिए खुशहाल भाई हैं, खुशहाल भाई के पास में एक 20 लाख रुपए की जमीन है, ठीक है, जो इसकी डीएलसी रेट जो है वो 20 लाख रुपए है आज की तारीख के अंदर। तो खुशहाल भाई क्या डीएलसी रेट के ऊपर ही जमीन को बेचेंगे क्या? जमीन का सौदा कब करेंगे वो? 5-7 लाख रुपए। अब मान लो 20 लाख रुपए की जमीन है और उन्होंने 25 लाख रुपए रेट कोट की मार्केट के अंदर, तो ये क्या हो गए? सेलर। अब बायर क्या करेगा? बायर क्या 25 लाख में ले लेगा क्या? नहीं लेगा, कम करेगा। उसको तो ये चाहिए क्या डीएलसी से भी नीचे आवे तब आवे लेने का मजा। तो वो क्या करेगा कि यार मैं तो 17 लाख में लूंगा और ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो इसकी 20 लाख है। ये हो गया बायर। अब क्या हो गया, ना ही ये सिचुएशन मैच कर रही है और ना ही ये सिचुएशन मैच कर रही है, दोनों एक दूसरे की वेट कर रहे हैं कि कब कोई बायर आए और कब कोई सेलर आए। या तो बायर अपनी रेट तोड़े या सेलर जो है अपनी रेट बढ़ाए। तो इस चक्कर के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर काफी सारे सौदे जो है वो पेंडिंग ही रह जाते हैं, क्योंकि उस स्टॉक तक वो रेट पहुंचती नहीं है।
तो वहां पर आप कुछ भी स्टॉक बाय करोगे तो आप, कोई सेलर होगा मार्केट में तो ही तो आप बाय कर पाओगे ना। अगर सेलर ही नहीं उस रेट के ऊपर तो बाय कैसे करोगे। यहां पर ही फॉरेक्स मार्केट जो है वो काम आता है। उसके अंदर क्या होता है, सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर यही है कि जब बायर कोई ट्रेड डालता है कि मुझे यूरो यूएसडी परचेज करना है, मान लो इस रेट के ऊपर, अगर मार्केट के अंदर कोई सेलर वहां पर नहीं है तो जो प्राइम बैंक होती है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, वो आपका जो बेचा हुआ माल है वो तुरंत खरीद लेता है। और ये इतना मिली सेकेंड्स के अंदर होता है कि आपने जैसे ही ऑर्डर लगाया, ठक करके आवाज आती है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। वहां पर आपको सेलर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सौदे जो है वो ब्रोकर या लिक्विडिटी प्रोवाइडर परचेज कर लेता है, ले लेता है। या आपने कोई बाय किया तो इसने सेल कर दिया, या आपने सेल करना चाहा यूरो यूएसडी को तो उन्होंने बाय कर लिया। दोनों तरफ से आप प्रॉफिट इसके अंदर कमा सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो। एक ही करेंसी को, मान लो यूरो यूएसडी आप जिसके अंदर ट्रेड कर रहे हो, एक ही करेंसी को आप उसी समय बाय के अंदर भी एक ट्रेड लगा सकते हो एक लॉट की, और सेल के अंदर भी ट्रेड लगा सकते हो एक लॉट की। लॉट क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में। इंडियन मार्केट के अंदर भी होता है लॉट तो वैसे, ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी लॉट अलग प्रकार से होता है। तो आप एट द सेम टाइम इंडियन मार्केट के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप ये कर सकते हो, ठीक है। पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको डेली टू डेली आपको सौदे जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं, या 1 महीने का टाइम आपको मैक्सिमम मिलता है। आप यहाँ पर 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर भी अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करके रखोगे और वो चलती रहेगी तो आपकी ट्रेड कभी भी बंद नहीं होगी, कभी भी क्लोज नहीं होगी। आपको सिर्फ उसके ऊपर कुछ एक स्वैप चार्जेस नाम का एक चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ता है। और किसी किसी करेंसी के अंदर वो स्वैप चार्जेस आपको मिलता भी है। वो सारे टर्म्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मार्केट के अंदर 3 चीजें होती है सर। एक होता है अप ट्रेंड, उस समय वॉल्यूम होता है ना मार्केट का, वो हाई होता है। एक होता है डाउन ट्रेंड, उस समय भी वॉल्यूम होता है हाई होता है, लो नहीं होता सर, हाई होता है। वॉल्यूम हाई होता है। वॉल्यूम इन द सेंस कि खरीदार जो बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनका वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। मतलब वहां पर क्या है, बस जो सेलर्स जो होते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, जो सेलर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, बायर्स जो है वो बैठे हुए होते हैं, या बायर सेलर्स बन जाते हैं उस समय, ठीक है। और एक होता है मार्केट साइडवेज, जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम ना के बराबर होती है या बहुत छोटी होती है, लो वॉल्यूम होती है एकदम। तो ये मार्केट के अंदर, और ये 70% मार्केट का जो टाइम होता है ना, मार्केट 70% जो है वो साइडवेज में चलता है। सिर्फ 30% अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में आता है, जब वॉल्यूम जो है वो बहुत हायर लेवल पर रहता है। ये वॉल्यूम हायर लेवल पर कब आता है? अलग अलग मार्केट है, यूएसए का मार्केट अलग है, जापान का मार्केट अलग है, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट अलग है, जीबीपी का मार्केट अलग है। ये मार्केट जब खुलते हैं और एक से ज्यादा मार्केट उसी समय खुले हुए रहे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके टाइम को आपस में एक दूसरे से, तब वहां पर हाई वॉलेटिलिटी रहती है। वो कब रहती है? जेपीवाई का मार्केट जो है वो 5:30 बजे सुबह खुलता है। कितनी बजे खुलता है? 5:30 बजे सुबह, इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, और वो 1:30 बजे बंद होता है। उसी दौरान 12:30 बजे लंदन का सेशन खुलता है। तो 12:30 से 1:30 बजे का जो टाइम है उसके अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। पर वो किन पेयर्स में देखने को मिलेगा? या तो जेपीवाई पेयर्स में या जीबीपी पेयर्स में। आ गया समझ में? उसके बाद में सर लंदन का जो मार्केट है वो 12:30 बजे खुलता है दोपहर में, और रात को 10 बजे बंद होता है। यूएसए का जो मार्केट है, अपना यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का, वो 7 बजे खुलता है और रात को 1:30 बजे बंद होता है।
तो 7 बजे से 10 बजे के बीच में लंदन मार्केट और यूएसए मार्केट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तब मैक्सिमम वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहती है, यूएसडी पेयर्स के अंदर और कमोडिटीज के अंदर, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो सबको रूल करता है। चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, सबसे ज्यादा ट्रेड्स आपको वहीं पर मिलती है। और यूएसए के अंदर जो भी न्यूज़ेज आती है वो शाम को 7 बजे से ही आना स्टार्ट होती है, जब मार्केट खुलना स्टार्ट होता है तब। आगे समझ में। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का जो मार्केट है वो रात को 2:30 बजे खुलता है, क्योंकि हम लोग अब इंडियन हैं, हम लोग ज्यादा उसके अंदर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि रात को हमारी स्प्रेड भी ज्यादा हो जाती है और साथ साथ में हमें सोना भी होता है। सर रात को स्प्रेड ज्यादा होने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहता सर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा देश है। स्प्रेड अपने आप बढ़ जाती है, बढ़ा दी जाती है? वो अपने आप ही बढ़ जाती है। वो एल्गोरिथम सेट है सर एलपी के पास में, कि जब भी रात होगी मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम होगा, रात होगी नहीं होगी, मान लो दिन के अंदर भी वॉल्यूम कम है, काफी बार आप देखेंगे मंडे मॉर्निंग को आपकी स्प्रेड ज्यादा लगेगी आपको, क्योंकि मार्केट उस समय खुला है, तो अभी उसके अंदर कोई ज्यादा हलचल नहीं हो रही है, तो स्प्रेड आपकी बढ़ जाएगी। मार्केट के अंदर जब न्यूज आने वाली होगी तो आपकी स्प्रेड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब आप मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है, मान लो डिमांड ही डिमांड है, तो सप्लाई करेगा ही अगला बंदा, सप्लाई भी है तो वो स्प्रेड बढ़ा देता है। अब आप उसको अंदर ट्रेड कर ही रहे हो तो वो तीनों जगह पर बढ़ जाती है, ठीक है। जब नॉर्मल जब ये इंटरसेक्ट होता है ना, उस समय कोई न्यूज नहीं होती, तो मार्केट जो है वो एक प्रकार की स्प्रेड देता है। स्प्रेड जो है वो चेंज होती रहती है। अब ये है बेस्ट डेज। बेस्ट डेज में क्या है सर, संडे को मार्केट बंद रहता है और सैटरडे को मार्केट बंद रहता है। वैसे तो सारे दिन बेस्ट हैं, पर मंडे को क्या होती है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो है वो कमजोर रहती है, मार्केट अपने ट्रेंड को ढूंढ रहा होता है, ठीक है, कुछ न्यूज़ेस का वेट कर रहा होता है। ये न्यूज़ेस ड्रिवन मार्केट है, अगर न्यूज नहीं होगी ना मार्केट के अंदर तो मार्केट चलेगा ही नहीं, ठीक है। अभी फ्राइडे को कल न्यूज आई, तब उसका इफेक्ट फ्राइडे को तो हुआ ही, अब उसका इफेक्ट जो है वो अगले हफ्ते तक चलता रहेगा, जब तक कोई और बड़ी न्यूज नहीं आएगी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये जो 3 दिन है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यहाँ पर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम दिखेगा मार्केट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और फ्राइडे का हाफ। अब ऐसा क्या होता है, न्यूज आती है तो सर फ्राइडे फुल हो जाता है ना? वो न्यूज अलग चीज हो गया सर, वो तो पूरे महीने के अंदर एक बार आती है ना। नहीं मतलब और भी तो न्यूज़ेस रहती है। फ्राइडे को बहुत कम रहती है सर न्यूज़ेस। फ्राइडे को एक्चुअल में वॉलेटिलिटी तो रहती है, पर क्या होता है सर, दिक्कत ये होती है सर कि कुछ लोग जो है ना, वो अपना जो ट्रेड है वो मार्केट जब चालू होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम नहीं आती। सर इंडियन मार्केट के अंदर आपने गैप अप और गैप डाउन देखा होगा। इंडियन मार्केट क्या होता है सर, सुबह 9:15 पर खुलता है और 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। अब क्या हुआ, मान लो 3:30 बजे के बाद में शाम को 7 बजे या 8 बजे मोदी जी आ गए, ठीक है, और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भैया नोटबंदी होने वाली, ठीक है, तो मार्केट की तो ऐसी की तैसी होगी, ठीक है, सब लोग रुक गए। तो जब मार्केट खुलेगा, मार्केट मान लो इस पॉइंट पर है और वो खुलता इस पॉइंट पर है, इतना बड़ा गैप डाउन आ गया। अब कोई बंदा बाय में बैठा था, उसकी तो लग गई बहुत बुरी तरीके से, समझ गए। तो फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, जो ट्रेडर्स जो होते हैं, क्योंकि ये फॉरेक्स का मार्केट जो है 24 घंटे चलता रहता है, तो इसके अंदर कभी भी गैप डाउन और गैप अप आपको देखने को नहीं मिलेगा डेली। गैप अप गैप डाउन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जब ये मार्केट सैटरडे को बंद होगा और मंडे को खुलेगा, तब ये मार्केट के अंदर मान लो सैटरडे संडे को कोई ऐसी न्यूज आ गई या कोई ऐसी आफत आ गई कि कोई करेंसी के अंदर कोई भूचाल आ गया, तो वो ऊपर नीचे से खुल सकता है। कोई वॉर हो गया उस समय, कोई अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ सकता है ना, ठीक है, कोई डील हो गई, कोई गवर्नमेंट की बहुत बड़ी डील हो गई, कोई प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, ठीक है, तो करेंसी जो है वो ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। तो जनरली जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो अपना जो सौदा है वो नेक्स्ट डे कैरी नहीं करना चाहते, मतलब नेक्स्ट वीक को कैरी नहीं करना चाहते। तो फ्राइडे को क्या होता है, ज्यादातर लोग जो अपने सौदे को काट देते हैं। और स्वेप चार्ज भी लगेगा सर? ऐसे स्वेप चार्ज तो 1 दिन का ही लगता है सर, 2 दिन का नहीं लगता। फिर भी लगता है
नहीं वो तो देखो सर लगी नहीं ना, वो तो आप वैसे आपने ट्यूसडे को ट्रेड लगाई और वो फ्राइडे तक कैरी कर रहा है तो उसको स्वैप चार्जेस तो देने ही है, पर वो इस डर के कारण कि यार गैप अप और गैप डाउन नहीं आ जाए या करेंसी के अंदर कुछ ऐसा नहीं हो जाए 2 दिन के अंदर के, तो बहुत सारे लोग जो है वो सौदे को काट देते हैं। कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई तो करेंसी ऊपर, इसमें फायदा भी हो सकता है, ऐसा नहीं नुकसान होता है, पर उस फायदे को नहीं लेने के चक्कर में हो सकता है नुकसान ज्यादा हो जाए, तो इस वजह से आदमी जो है वो उसको सौदे को काट देता है। अब वो भले नुकसान में काटे या, तो इस वजह से क्या फ्राइडे को मार्केट जो अनएक्सपेक्टेड चलता है हाफ के बाद में। अब दूसरा क्या है सर, मैंने आपको यहाँ पर बेस्ट डे बताया, उसका कारण है कि मंडे को मार्केट के अंदर वॉल्यूम क्यों नहीं होता। उसका कारण यह है कि अमेरिका के अंदर जब फ्राइडे शाम होती है, इवनिंग होती है, तो उनके क्या है सैटरडे संडे का बहुत ज्यादा महत्व होता है। हम लोगों को तो ये सिखाया गया है कि काम करते रहो, पर वो क्या एंजॉयमेंट की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है, वेस्टर्न कल्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के घर पर पार्टी करते हैं या किसी होटल के अंदर पार्टी करते हैं और 2 दिन वो पार्टी करते रहते हैं, मस्त दारू वारू पीते हैं सब लोग मिल करके, डांस वांस करके, और फिर फुल्ली लाइफ को एंजॉय करते हैं या कहीं पे घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो फ्राइडे हाफ को ज्यादातर लोग जो है वो वीकेंड्स की तैयारी करने लग जाते हैं, ठीक है, सैटरडे संडे। फिर उसके बाद में क्या होता है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है कम होता है और अमेरिका जो है वो मार्केट लेट खुलता है, शाम को 7 बजे खुलता है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, तो फिर 7 बजे तक वॉल्यूम मार्केट के अंदर रहता नहीं है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स जो है वो अमेरिकन ही है, इस वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। इसके अंदर एक चार्ट था, वो शायद तक पीसी में दिख नहीं रहा है। एक होता है सर, 2 प्रकार के मार्केट फॉरेक्स मार्केट में होता है, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट और एक को बोलते हैं स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट, पहले मैं आपको स्पॉट को समझाता हूँ। सर ये एडजस्ट फैन चालू कर दो। ये नहीं, अच्छा ये कैसे होता है चालू? सर ये फैन चालू है अच्छा है ना, आपको सर्दी में गर्मी लग रही है। बंद हो गया? हाँ सर हो गया। स्पॉट मार्केट को पहले समझते हैं। स्पॉट मार्केट क्या होता है? चलते रहेंगे ना सर, क्या दिक्कत है? अरे वो मुझे डाल दीजिएगा। आवाज बहुत एनोइंग होती है जब दूसरे नहीं चलते ना, तो एक स्पॉट मार्केट के अंदर क्या होता है सर, अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, जैसे एक फार्मर है, किसान तो सब लोग जानते हैं किसान क्या करता है क्या नहीं करता है। बीज बोता है, उसके बाद में उस फसल को उगाता है, फिर वो मार्केट के अंदर बेचने के लिए जाता है फसल को लेकर के। तो जब फसल को लेकर के जाता है, ठीक है, तो वहां पर मार्केट के अंदर ऑन द स्पॉट लोग उसका फसल देख करके कि भैया ये प्याज आपने फसल में उगाए हैं, तो ये जो प्याज है उसके अंदर इतने खराब है, इतने अच्छे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे और खराब सब एक साथ में ले लेते हैं और फिर उसके बाद में उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है, जो भी उनकी होती होगी प्रोसेस वो सारी। तो वो तो होता है स्पॉट मार्केट, कि मतलब आप तुरंत गए, आपने माल को देखा, ठीक है, अब ये माल जो है वो आप कितने में बेच सकते हो, आपके दिमाग के अंदर ये आ गया कि यार वो मेरे को 4 रुपए किलो में दे रहा है और मैं मार्केट के अंदर इसको 10 रुपए किलो में बेच सकता हूँ, ठीक है। तो उसने स्पॉट ऑन द स्पॉट उसका सौदा कर लिया, ठीक है। अब एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, मान लो मैं किसान हूं और मैं आम उगा रहा हूँ, ठीक है, हमेशा आम की शॉर्टेज रहती है क्योंकि मार्केट के अंदर आम जो है वो काफी सारे एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, अच्छे अच्छे आम, वो तो अपने को देखने को ही नहीं मिलते, खाना तो दूर की बात है, ठीक है। और वो उनकी रेटें भी इतनी ज्यादा होती है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनकी जो रेटें होती है उस रेटों से अपने लोग कंपेयर नहीं कर सकते अपनी रेटों को। अपने को चाहिए 100 रुपए डजन में, ठीक है, और वो होते हैं 2-2 हजार डजन में, ठीक है। अब इतना महंगा तो अपने नहीं खा सकते, तो हमारी मेंटेलिटी भी नहीं इतना महंगा खाने की, अरे यार 100 रुपए की चीज का 2000 में खाएंगे, ठीक है, पर मार्केट के अंदर मिलता है और बिकता भी है। तो एक ऐसा व्यापारी है जो किसी किसान से सौदा करता है, मान लो उसने मेरे से सौदा किया
कि भैया पिछली बार आपके बहुत अच्छी फसल हुई आम की, बहुत अच्छा आपने उसमें आम निकले, सारी चीजें हुई, ठीक है, और मार्केट के अंदर बहुत अच्छी रेट के अंदर बिके हैं, और मैं अब आपको एडवांस के अंदर ही जितने भी आप पूरे सीजन के अंदर आम निकालोगे वो सारे के सारे मैं परचेज कर रहा हूं। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट, बिना देखे। पर पिछली बार क्या हुआ था, पिछले 1-2 साल का आपने अनुमान लगा करके कि इस साल भी पैदावार अच्छी होगी, ठीक है, उसका आपने पैसा ऑन द स्पॉट दे दिया, और पूरी की पूरी फसल जो भी वो करेगा वो सारी सारे आपने खरीद ली, ठीक है। और उसके बाद में अगर फसल जो है वो खराब हो गई, तो अगर बारिश प्रॉपर नहीं हुई तो ठीक है, वो सब आगे वाले का नुकसान है। जिसने उगाना था उसने तो उतनी शिद्दत से, उतनी मेहनत से सारा काम किया, पर भगवान ने या लक ने उसका साथ नहीं दिया, ठीक है ना, तो वो किसान तो डूबने से बच गया, पर जिसने पैसा लगाया था वो डूब गया। तो ये मार्केट के अंदर भी आप स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हो, साथ साथ में फॉरवर्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग भी बोला जाता है। कैसे? स्पॉट तो जैसे मार्केट के अंदर अभी ये चार्ट चल रहा है, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा बना है, ठीक है, उस चार्ट को आप देखोगे, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ से ये चार्ट वापस से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहीं पर वापस से एक सेल की ट्रेड लगा दी, ऑन द स्पॉट आपने डिसीजन लिया। अब वो तो ये डिसीजन आप क्यों ले पाए, क्योंकि आप लैपटॉप के सामने बैठे थे, आपके सामने स्क्रीन थी, आपके पास में मोबाइल था, तो आप उस मार्केट को रीड कर पा रहे थे। पर काफी बार सिचुएशन ऐसी होगी कि आप नहीं होंगे उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। कोई 24 घंटे तो स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता ना, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो उस समय आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड में सौदा तय कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है, और मार्केट यहाँ से टकरा करके वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ट्रेड ठोक दोगे, अगर आप स्क्रीन पर नहीं भी होंगे तो भी ऑटोमेटिकली लग जाएगी ट्रेड। आपने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। यहां पर आप सेल स्टॉप की ट्रेड लगाओगे, ऐसा साउंड वापस सर, ट्रेड लगा सकते हैं आप एडवांस के अंदर ट्रेड को लगा करके वहां पर छोड़ सकते हो। इसको पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है, एक तो होता है आपने तुरंत सेल कर दिया मार्केट को देख करके, और मार्केट उस समय नीचे आया तो आपको प्रॉफिट हो गया, पर अभी आप स्क्रीन के सामने नहीं हो, ठीक है। आपने क्या किया, एक सेल स्टॉप का ऑर्डर लगाया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर। वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये वहां पर एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, ठीक है, यहां से टकरा करके मार्केट वापस से नीचे आ सकता है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आपने क्या किया, एक ऑर्डर वहां पर, एक ऑर्डर अभी तक लगाया नहीं है, पर सिर्फ वहां पर एक छोड़ा है लगा करके, ठीक है। ऑर्डर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब अभी तक वो लगा नहीं है ऑर्डर, पर वहां पर आपको दिखेगा कि अगर उस प्राइस पर ये मतलब ये प्राइस आ जाती है जिस प्राइस पर आपने ऑर्डर लगाया है, तो आपका ये सेल स्टॉप का ऑर्डर जो है वो सेल के ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर तो सर सेल स्टॉप क्या सेल लिमिट लगेगी ना? लिमिट नहीं, ये मार्केट वापस से नीचे आ रहा है ना सर। नहीं एक्चुअली में सर नहीं, अभी आपने जब कैलकुलेट किया तो आपने यहाँ पर देखा मार्केट इस साइड में था, अब ये मार्केट वापस से नीचे आया तो आपने यहाँ पर सेल स्टॉप का ऑर्डर लगाया। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर आप सेल लिमिट का ऑर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप सेल लिमिट का, पर सेल लिमिट थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टफ लगता है, इस वजह से मैं सेल स्टॉप और बाय स्टॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और आप चीज कर सकते हो, काफी बार ये देखा गया है कि जब रेजिस्टेंस होता है तो उसको तोड़ करके भी मार्केट ऊपर चला जाता है, और फिर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लेता है और मार्केट ऐसे ऊपर के ऊपर जाता रहता है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों तरफ ट्रेड लगा सकते हो, मान लो कि ये मार्केट नीचे नहीं आया आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, आपने ऑर्डर कहां पर प्लेस कर रखा था यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो आप पहले से ही यहाँ पर एक बाय स्टॉप का ऑर्डर भी लगा करके छोड़ सकते हो। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ सेल स्टॉप का, कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर चला गया, मेरा बाय स्टॉप का ऑर्डर हिट हो गया, और ये बाय स्टॉप का ऑर्डर जैसे हिट होता है तो ये बाय के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों चीजें जो है पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर आती है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। आपको मार्केट के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, आपने पिछला चार्ट जो है वो देखा कि यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब बनता है, जब
पहले कोई मार्केट जो है वहां पर काफी टाइम रहा हो, ठीक है, वहां से कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आया हो, या तो वो नीचे की तरफ गया हो या ऊपर की तरफ गया हो, वहां पर कुछ कैंडल्स जो है वो एक ही पॉइंट पर बार बार टकराती है, उसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ये समझ में आ गया फॉरवर्ड और, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला जो वर्ड है वो है पिप, ठीक है। इसी पिप के नाम से ही हमारा अर्निंग पिप्स का भी नाम हुआ है, इसी से ही हमने नामकरण किया। उसके बाद में होता है लिवरेज, फिर होता है मार्जिन, फिर होता है स्प्रेड, और फिर होता है स्वैप, इक्विटी, बैलेंस, पेयर, मेजर करेंसी पेयर्स, क्रॉस करेंसी पेयर्स और लॉट साइज। ओके सर, तब तक अपने पिप को और लॉट को समझ लेते हैं। जी सर। इस टेक्निकल वर्ड्स के अंदर, ये टेक्निकल वर्ड्स, क्योंकि जब आप किसी मार्केट की आप पढ़ाई करते हैं या किसी भी चीज को आप नया करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई एक टेलर की शॉप खोली, तो वहां पर कुछ ऐसी टर्म्स होगी जो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी इस मार्केट की कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो रेगुलरली हम लोग बोलेंगे और वो आपको समझनी है। जैसे अभी मैं काफी टाइम से स्प्रेड बोल रहा हूँ, स्वैप बोल रहा हूँ, ठीक है ना, पिप तो अभी तक मैंने नहीं बोला, लॉट बोल रहा हूँ, तो ये सब अपने को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले आता है सर पिप। जैसे सर मान लो 1 लीटर पानी है, सॉरी पानी है, और उसको मुझे नापना है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो कितना है, लीटर के अंदर। चाहे वो केजीज के अंदर है तो मैं उसको, मतलब कोई भी चीज भारी है उसको, मतलब उसको मेरे को नापना है कि भाई कितना, क्या वेट है इसका, तो मैं उसको केजीज के अंदर नापूंगा। वैसे ही होता है पिप, ये प्रॉफिट को नापने की या नुकसान को नापने की एक इकाई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं PIP, पिप, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट या प्रॉफिट इन परसेंटेज, दोनों इसके फुल फॉर्म है। पिप ऐसे कोई भी एक कोई टर्म नहीं है, पिप ये सिर्फ फॉरेक्स का ही एक टर्म है पिप, और प्रॉफिट को नापने की इकाई है। इसी वजह से हमारा जो कंपनी का जो नाम है वो है अर्निंग पिप्स। अर्निंग पिप्स का मतलब ये है कि आप खूब पिप्स जो है वो अर्न करें, कमाएं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है ना वो आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना डॉलर कमाया, वो आपको ये पूछेंगे कि आपने कितना पिप कमाया, ठीक है। अगर आपने 20 पिप कमाया और आपका लॉट साइज जो है वो 1 लॉट है, तो जो पुराने लोग हैं वो इसका जवाब दे सकते हैं, नयों को तो अभी तक पता नहीं होगा, ठीक है। तो वो कितने डॉलर उसने कमाए सर? $200 बिल्कुल, $200 $200। तो आप सिर्फ फिर लॉट साइजेस का खेल है, ठीक है। अभी 20 पिप आपने कमाई करी तो ये पिप सेम रहेगा, डॉलर्स चेंज होते रहेंगे क्योंकि आपकी लॉट जो आपने ऑर्डर लगाया उसकी साइजेस चेंज होती रहेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 0.10 का ट्रेड लगाता हूँ और 20 पिप कमाता हूँ तो मैं $20 की कमाई करूंगा, पिप्स मैंने सेम कमाए। तो यहाँ पर सारा जो कमाई का जो बातें हैं वो सारी पिप्स के ऊपर आ जाती है। तो इसके अंदर क्या है सर, 4 प्रकार के लॉट साइजेस होते हैं, जिसको फर्स्ट जो है वो नैनो लॉट होता है, फिर होता है माइक्रो लॉट, फिर होता है मिनी लॉट और फिर होता है स्टैंडर्ड लॉट। अब ये जो नैनो लॉट है ना, ये अब लगता नहीं है, सब ब्रोकर ने इसको हटा दिया है। मैंने सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से, आपको नॉलेज रहे तो उसके हिसाब से मैंने इसको डाल दिया। इसके अंदर 100 यूनिट्स आप परचेज या सेल कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम बैठता है 0.001 लॉट। और अगर 1 पिप का मूवमेंट होता है, चाहे अप में चाहे डाउन में, तो आप 1 सेंट का प्रॉफिट या नुकसान करते हैं, ठीक है। माइक्रो लॉट जो लागू है, 1000 यूनिट्स का एक माइक्रो लॉट होता है, जिसकी जो सबसे मिनिमम जो वॉल्यूम होती है, जो सबसे मिनिमम लॉट होती है, वो होती है 0.01 लॉट। ये होती है माइक्रो लॉट। अब 0.01 से लगा करके 0.09 तक माइक्रो लॉट ही कहलाता है, ठीक है। अब 1 पिप का अगर मूवमेंट होता है चार्ट के ऊपर,
मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे पिप का मूवमेंट होता है, क्योंकि जब चार्ट ऊपर जाएगा तो एक पिप का मूवमेंट अपवर्ड हुआ, या चार्ट नीचे गया तो एक पिप का मूवमेंट डाउनवर्ड्स हुआ। ठीक है, तो एक पिप का मूवमेंट हुआ तो आपको प्रॉफिट या लॉस कितने डॉलर का होगा? $10.10 मतलब 10 सेंट का। ठीक है, ये आपको नफा या नुकसान इसमें होगा। मिनी लॉट के अंदर 0.10 का लॉट रहता है, ये मैक्सिमम जो है 0.90 का लॉट जो है वो मिनी लॉट के अंदर आता है, सॉरी 99 पर। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक पिप का अगर मूवमेंट होता है तो इसके अंदर $1 का या तो प्रॉफिट होता है या लॉस। प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा सर? अगर आप बाय साइड के अंदर बैठे, ठीक है, और मार्केट बाय साइड में ही चला गया, एक पिप का मूवमेंट हुआ, सिर्फ एक पिप का। ठीक है, मान लो अब ये 1.34567 ये अभी यूरो यूएसडी की रेट बता रहा हूं आपको। किसकी? यूरो यूएसडी। मतलब एक यूरो अगर आपको खरीदना है, अगर आपको यूरो खरीदना है तो इतना यूएसडी आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, इसकी जो एक्सचेंज रेट है वो उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपको 1 यूरो खरीदना है तो आपको इतना डॉलर देना पड़ेगा, और अगर आपको $1 बेचना है, सॉरी 1 यूरो बेचना है, सेल करना है, तो इतना डॉलर आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होता है, जब एक पिप का मूवमेंट होता है, एक पिप का मूवमेंट ये होता है 56 की जगह पर 577 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पिपेट बोलते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, इसकी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में ही है। तो ये एक पिप का मूवमेंट हुआ ऊपर की साइड में, क्योंकि चार्ट क्या हो रहा है, ये मैंने 1.34577 और फिर उसके बाद 1.34587 ऐसे चलेगा। ठीक है ना, तो एक पिप की मूवमेंट हुई, यहाँ पर चार्ट जो है वो ऊपर चला गया, और आप बाय के अंदर बैठे हुए थे। आपने बाय कहां पर कर रखी? इस रेट के ऊपर। और जैसे ही आपने बाय किया और आपने मिनी लॉट लगाया हुआ था 0.10 का, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $1 का। और अगर ये 2 पिप ऊपर चला जाता है तो $2। पर अगर ये डाउन साइड में चला गया तो आपको $1 का नुकसान, और उससे भी नीचे चला गया तो $2 का नुकसान हो सकता है। उसके बाद में जो सबसे बड़ा लॉट आता है, इससे बड़ा कोई लॉट ही नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट। अब इसके अंदर क्या होती है, एक लॉट लगता है, एक लॉट से आप कितने भी लॉट लगा सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, पर एक लॉट ही बहुत बड़ा होता है। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो ही आप एक लॉट लगाया करो, ठीक है, नहीं तो मत लगाया करो। उसके बाद में एक पिप के मूवमेंट के ऊपर $10 का आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। क्राइटेरिया वही रहेगा, अगर ऊपर गया आप बाय में है तो, और अगर आप सेल में है उस समय मार्केट ऊपर चला गया तो आपको लॉस दिखाएगा। आप बुक करो नहीं करो वो अलग चीज होगी, और वो आपको शो करेगा। अब आती है लॉट साइजेस। ठीक है, 3 टाइप्स की होती है। नैनो लॉट तो निकल ही गया, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और अब इसकी कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वही चीज है जो मैंने थोड़ी सी और इजी करके लिखी हुई है यहाँ पर, अगर आप फोटो वगैरह लेंगे तो उसके लिए इजी रहेगा। लॉट की कैलकुलेशन क्या है कि $10,000 का अकाउंट है या $5,000 का अकाउंट है या $1,000 का अकाउंट है, सबके अंदर लॉट साइजेस अलग अलग लगेगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपने जो 10,000 अकाउंट के अंदर जो लॉट लगा दिया वो 1,000 में भी ठोक दोगे। ठीक है, तो मार्केट या तो आपकी तरफ चला गया तो बल्ले बल्ले है, 1,000 का 2,000 भी कर लोगे, और नहीं तो फिर इक्विटी लॉस भी कर सकते हो। तो मान लो $1,000 का आपका अकाउंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि 10% से ज्यादा आपको इक्विटी यूज में नहीं लेना। आपको इसका 10% ही यूज करना है, जो होता है $100।
ये मैं करेंसी की बात कर रहा हूँ सर। अगर कोई गोल्ड में कर रहा है तो इससे भी कम कर देना, इससे डिवाइड बाय 3 कर देना इसको, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि गोल्ड के अंदर मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो 10% जब करेंसी आप 10% जब आप इक्विटी यूज करोगे, मान लो 10% का आपने नुकसान कर लिया, तो आपके पास में पीछे कितनी इक्विटी बची हुई है? 90%। इस 90% से आप 10% रिकवर कर लोगे, पर अगर आपकी इक्विटी आपने 90% पूरी की पूरी डुबा दी और 10% ही आपके पास में बची हुई है, तो ये पॉसिबल है क्या 10% से आप 90% वापस से रिकवर कर लोगे? 10% डूब गए, जो है वो भी डुबा दोगे। इस वजह से आपको कम से कम इक्विटी का यूज करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? अब कैसे लॉट साइज को कैलकुलेट करेंगे? अब $1000 का अकाउंट है और $100 आपकी इक्विटी आपको यूज करनी है। ठीक है, रेकमेंडेड मार्जिन, रेकमेंडेड बोल रहा हूं मैं आपको, इक्विटी यूज करते हैं। अब इसको आपको डिवाइड करना है 343 में से, तो आपको यहां पर जवाब आएगा 0.29 समथिंग कुछ। ठीक है, और आप इसको एक राउंड फिगर कर सकते हो 0.30। 0.30 कौन सा लॉट साइज है? मिनी 0.10 से स्टार्ट होता है, तो आप मिनी लॉट मतलब 0.10 के या तो 3 ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, या आप 0.30 का 1 ऑर्डर लगा सकते हो, या फिर आप 0.01 के 30 ऑर्डर लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर ये 343 से क्यों डिवाइड करना है? ये लॉट साइज की सब कैलकुलेशन है। अगर आपको लॉट निकालना है, यही संख्या क्यों है? ये है सर, कैलकुलेशन है। अब यार मैक्स में 0 क्यों है? वो तो 0 ही रहेगा ना, वो तो जो फॉर्मूला बना हुआ है वही रहेगा। पिंटू क्यों है? हाँ सर, पिंटू क्यों है उसका तो अगर बहुत ये सारा इसमें reason लेते है। हैं 10% पूरी इक्विटी का, किसमें? तो अगर जैसे मान लो ये हमने यूज जो लिया $1000 पे, मान लो मार्केट कहीं पे भी जाता है, इतना ही लॉस होगा कि स्टॉप लॉस लगाना तो कंपलसरी है। नहीं, स्टॉप लॉस तो लगाना ही पड़ेगा। $20 नीचे की तो एक्चुअली ज्यादा लॉस नहीं होगा, मतलब 10% यूज करेंगे तो उसमें लॉस नहीं होगा। ज्यादा लॉस नहीं होगा, पर लॉस तो हो गई। एकदम से लॉस नहीं होगा। एकदम से लॉस नहीं होगा। ये नहीं 10 भी ऊपर जाएगा तो काज रात में। फिर इसमें टारगेट कैसे करते हैं? टारगेट तो सर अलग चीज है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको लॉट साइजेस बताई है कैसे करना। अभी यही अगर $5000 का अकाउंट है, नहीं वो तो सर वो तो देखो, आपको बेसिक कोर्स के अंदर इतना सब कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो अभी बेसिक्स है सर। ये तो अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट के लिए वो सब चीजें। वो जो है वो आपको एडवांस के अंदर आपको आना पड़ेगा। एडवांस के अंदर अपने और अच्छे से इसको सीखेंगे और गहराई में। अभी आप क्या है, नर्सरी में हो, ठीक है, और अभी मैं आपको बता दूं 12th कैसे पास करना है, तो आप पढ़ाई करना ही छोड़ दोगे। ठीक है ना, तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये क्या बोल रहा है, को समझ में नहीं आ रहा। $5000 का अगर अकाउंट है तो मेरी रेकमेंडेड लॉट साइज कितनी हुई? लॉट साइज क्या, सॉरी, कितना मेरा इक्विटी हुआ, कितना मेरे को यूज करना है? $500 इक्विटी मेरे को यूज करनी है। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 343 से, तो कितना आता है? 1.45। अब इसको 1.50 लॉट आप ले सकते हो। इससे ज्यादा लॉट साइज अपने को यूज में नहीं लेनी है। आपको और सेफ चलना है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, अगर आपका अकाउंट आपको सेफ रखना है तो। ठीक है, जो आपकी जो बात थी कि अकाउंट इतना ही लॉस में जाएगा, लॉस में ज्यादा भी जा सकता है। तो अगर आपको ये डर है कि अकाउंट ज्यादा लॉस में जाए और आपको ऐसे नहीं लगाना है, तो फिर लॉट साइजेस को छोटे कर। एसएल तो लगाना ही है, पर सब लोग तो नहीं मानेंगे ना। अधिकतर लगा तो वर्ड बात हो गई, बाहर जो रूटी जाओ मार्केट जाके आ जाएगा। ये क्यों ऐसे लगाते हैं, वही जाके ऐसा तो कभी कभार होता है सर, रोज थोड़ी होता है। हाँ ये तो है, वो एंट्री ऐसा ही लेता है ना। वो तो देखो सर, मार्केट है, मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं लोग, जहां पर आप लगाओगे वहां आपका पीछा करेंगे, क्योंकि वहां पर लाखों लोगों ने लगा रखा है।
क्योंकि आपने एसएल अपना सही जगह पर लगाया है। तो मार्केट के अंदर जो बैंक्स है वो आपको कमाने देगी कि बैंक खुद कमाएगी? तो आपने को ऐसा एक एसएल पॉइंट देना है कि जहां पर मैक्सिमम लोग नहीं बैठे हों, मतलब उससे थोड़ा सा और नीचे, ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक जाकर के अगर आपको ये है कि वहां तक जाना है तो उससे नीचे लगाओ, वहां तक नहीं जाएगा मार्केट, वहां से रिवर्स हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है इसका लगाने का, एक और तरीका इसका लगाने का कि एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, मान लो मेरे को 3 ट्रेड्स लगानी है, ठीक है, एक ही पेयर के अंदर, और मेरा लॉट साइज मेरे को लेना है 0.50, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड जो आप लगा रहे हो, अर्ली एंट्री जो आप कर रहे हो, वो 0.10 की ही करो। उसके बाद में जो सेकंड एंट्री आप करोगे, मतलब मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ गया, तो आप वापस एवरेजिंग में खेलो इसको। अब मार्केट आपके एसएल की तरफ जा रहा है मान लो, तो ये जो लास्ट ऑर्डर आप लगाओगे ये आप बड़ा ऑर्डर लगाओ, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इसका। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एसएल की तरफ जा रहा है तो वो कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। अब आपको पिप्स कैलकुलेशन अगर आती है, मान लो आपने एसएल जो है वो 30 पिप का लगाया, तो 10 पहले तो आपने ये लगा दिया, क्या बोलते हैं, 0.10 का लॉट। उसके बाद में 10 पिप और नीचे चला गया, 10 पिप और नीचे चला गया तो आपने 0.10 का एक और लॉट ठोक दिया। उसके बाद में 20 पिप नीचे चला गया, तब आपको 0.20 का लॉट ठोकना है, तो आपका एसएल जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 0.50 का लॉट लगाते हैं तो आपको कितने का नुकसान होता? $150 का। और यहाँ पर आपको नुकसान कितना होगा? इसमें $10, इसमें $10, और इसमें जो है वो 20 जो 10 करीबन $20। तो 1.5 से नहीं, 5 का है ना, 10 20 नहीं 20 10 $50, $150 का एक जगह पर लॉस हो रहा था, और ये कितना लॉस हो रहा है? 70, आधे से भी कम कर दिया ऊपर उसको। पर मान लो कि ट्रेड जो है वो एसएल की तरफ आई नहीं, आपको ये ऑर्डर लगाने का मौका ही नहीं मिला मान लो, ठीक है, और वो ऊपर चला गया, तो भी आपको प्रॉफिट ही है। थोड़ा कम होगा प्रॉफिट अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, पर ज्यादा लॉस से तो बच जाएंगे ना। ये भी आप कैलकुलेशन करके चल सकते हो, पर इसमें प्रैक्टिस चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैंने सीखा है और आपने तुरंत कर लिया और ऐसा हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, आप लाइव अकाउंट में ही कर सकते हो। भाई 0.50 का लॉट लगा रहे हो, आपको पहले से पता है मेरे को इतना, भाई इस ट्रेड के अंदर मुझे इतना नुकसान करना है, इतना मेरे को लॉट लगाना है। आपने लॉट को डाइवर्सिफाई कर दिया कि मैं नीचे आएगा तो मैं और लगा दूंगा। और जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग स्टार्टिंग में जब ट्रेड लेते हैं ना, तभी बड़ी क्वांटिटी होती है, और फिर जब उसको जब हमने वापस एवरेजिंग करना होता है तो छोटे छोटे से करते हैं। मेरा तरीका ये है कि एसएल से पहले ही आप बड़ा लॉट ठोको, तो आपका लॉस जो है वो छोटा होगा, और अगर वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो सर 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, नाश्ता रेडी है और